आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आज रात 8 बजे देखना न भूलें सत्य हिंदी का आपका शो आपके सवाल, जहां पूछेंगे आप अपने सवाल, जवाब देंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद। विषय है आरएसएस का शिक्षा संस्थानों पर कब्जा, क्या होगा अंजाम। आज रात 8 बजे। 11 अप्रैल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहने के दौरान मेहंदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सभा स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया। इसी दौरान मेहंदीगंज निवासी एक किसान मूसेपाल की लगभग आधा बीघा जमीन में खड़ी टमाटर की फसल जेसीबी से रौंद दी गई। फसल उजड़ने की सूचना मिलते ही मूसेपाल और उनका परिवार खेत पर पहुंचा। फसल की तबाही देखकर खेत की मेड़ पर बैठकर किसान की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उनका कहना है कि टमाटर की कच्ची फसल थी, लाखों का नुकसान हो गया। बिना किसी पूर्व सूचना के खेत पर जेसीबी चला दी गई, हम बर्बाद हो गए। इस मामले पर लेखपाल का कहना है कि किसान को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि फसल से हम हर महीने आमदनी करते, हमारा करीब 1.5 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। एक बार का मुआवजा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार अब न्याय और उचित मुआवजे की उम्मीद कर रहा है, ताकि उनकी मेहनत की भरपाई हो सके। वक्फ विधेयक पर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के बीच ही एक राय नहीं बन पा रही है कि इन्हें इसका विरोध करना है या फिर समर्थन। जहां एक ओर कांग्रेस और डीएमके ने संसद से पारित इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने की बात कही है। हालांकि उद्धव सेना ने इस बिल का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि उसके लिए ये फाइल बंद हो चुकी है। इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमने हमारा काम कर दिया है, जो कहना था, जो बोलना था, वो सब कर दिया है। अब संसद के दोनों सदनों में सब हो चुका है, हमारे लिए ये फाइल बंद हो चुकी है। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल पर ताज़ा बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार की काफ़ी ज़रूरत थी और वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद नए कानून का रूप लेने जा रहा है। ये सुधार की दिशा में सही कदम है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पटना में भी कई वक्फ प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इसके जरिए कितने अस्पताल और कितने स्कूल या अनाथालय बनवाए गए हैं, जरा नाम बता दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान की आयतों को जिक्र करते हुए वक्फ का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो गरीब है, निर्धन है, जिसे सहारे की जरूरत है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। वहीं अब आरएलडी में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। आरएलडी के उत्तर प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने विधेयक पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए इस्तीफे का ऐलान किया और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखा हमला बोला। शाहजेब ने कहा कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी को पूरी ईमानदारी से समर्थन दिया था, लेकिन वक्फ बिल पर पार्टी के रुख ने उस भरोसे को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के रास्ते से भटक चुके हैं और अब उनकी नीतियां मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध हैं। मुसलमानों ने उन्हें झोली भरकर वोट दिए, लेकिन उन्होंने हमारी भावनाओं के खिलाफ जाकर वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। शाहजेब रिजवी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय को समर्थन की जरूरत होती है तब ये चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वक्फ बिल जैसे फैसले समाज में भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये देश के हित में नहीं होगा। मुंबई जैसे विकसित महानगर के उपनगरीय क्षेत्र में कुपोषण की गंभीर स्थिति सामने आई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार फरवरी 2025 तक कुल 16,343 बच्चे कुपोषण से प्रभावित पाए गए हैं। इनमें से 2,887 को गंभीर रूप से कुपोषित
और 13,458 को मध्यम रूप से कुपोषित श्रेणी में रखा गया है। ये जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर सामने आई है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। फरवरी माह में कुल 2,38,094 बच्चों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 2,34,896 बच्चों की लंबाई और वजन मापे गए। इन आंकड़ों ने कुपोषण की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश की आर्थिक राजधानी में भी बाल पोषण को लेकर गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से वक्फ विधेयक पारित होने के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग इस विधेयक को खुद तो अपना ही रहे हैं और साथ में दूसरों को भी इसे अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अलग तरीके से वक्फ विधेयक को मानने की सलाह दी। संजय निरुपम बोले, वक्फ कानून का विरोध ना करें। कोई शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे तो भूलें ना कि कभी भी उनका जलियांवाला बाग हो जाएगा। नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में किसानों ने एक फैसला लिया है, जो सुर्खियों में आ गया। किसानों ने तय किया है कि जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कोल्हापुर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत कुछ अलग ढंग से किया जाएगा। किसानों ने फैसला किया है कि शिंदे के स्वागत में कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादित पैरोडी गाना बजाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए ये फैसला लिया है। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे के विरोध में भी किसान ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो तभी पता चलेगा जब शिंदे कोल्हापुर पहुंचेंगे। ट्रंप ने इस उम्मीद के साथ टैरिफ विभिन्न देशों पर लगाए थे कि इससे डर कर दुनिया भर के देश या तो अपने बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल देंगे या फिर उन्हें अमेरिका में अपने उत्पादन प्लांट लगाने पड़ेंगे। हालांकि फिलहाल तो ट्रंप के इस फैसले से पहले पीड़ित अमेरिकी लोग ही नजर आ रहे हैं। दरअसल टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में जरूरत के कई सामान महंगे हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिकी लोग टैरिफ लागू होने से पहले ही महंगी चीजें खरीद रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान पर भी 32% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। अमेरिका में बिकने वाले कई प्रमुख लैपटॉप और स्मार्टफोन ताइवानी कंपनियों द्वारा अमेरिका के बाहर बनाए जाते हैं। इसके चलते अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम भी बढ़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इस ऐलान के बाद से भारतीय निर्यातकों के बीच इसे लेकर चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि बाद में इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को आने वाले दिनों में कम कर सकता है। भारत पर टैरिफ लगाए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को देखते हुए टैरिफ की दरों को लेकर मोलभाव करने का मूड बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। CNN की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप भारत के साथ साथ वियतनाम और इजराइल के साथ व्यापारी समझौतों के तहत मोलभाव करने में लगे हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्राकृतिक आपदा के समय अमेरिकी सहायता के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में भारत और चीन के बारे में टिप्पणी की है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया कि अमेरिका के पास खोजी कुत्ते और मदद के अन्य सामान हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन USAID को खत्म करने से ये काम नहीं हो पा रहा है। रूबियो ने इसके जवाब में कहा कि हम पूरी दुनिया की सरकार नहीं हैं, हम अन्य देशों की तरह ही मानवीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। दुनिया भर में कई अमीर देश हैं और हर किसी को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। रूबियो ने यह भी कहा कि मानवीय संकट के समय हम मदद करने की इच्छा रखते हैं। दूसरे देशों को भी ये काम करना चाहिए। चीन बहुत अमीर देश है, भारत बहुत अमीर देश है। मुझे लगता है कि ये सोच लेना ठीक नहीं है कि अमेरिका मानवीय सहायता का 60 से 70% भार सहले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.